तो अब जो है बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई हो गई। आदमी इस स्टेज पर है, जब ये स्टेज पूरी कर लेता है, उसको रोजगार मिल गया, मान लीजिए पैसा कमाने लगा, 2-4 पैसे आने लगे। अब उसकी अगली चिंता क्या है? सेफ्टी, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। फिर वो बैंक में कहेगा आरडी खोल दो, एफडी खोल दो, है ना। उसकी नीड्स यहाँ शिफ्ट कर जाती है। या एक हाउसिंग लोन के लिए आपके पास आ सकता है, चाहे LIG HIG जो भी हो, जो भी कैपेसिटी हो, हाउसिंग लोन की नीड्स पर आपके पास आ सकता है। एक ऑटो लोन के लिए आ सकता है। तो उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? जहाँ से उसको सेफ्टी है। नाउ ही और शी वांट्स टू सिक्योर फ्यूचर, सेफ्टी नीड शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे ये भी मकान भी हो गया, कुछ पैसे भी बचा लिए, 2-4 लाख रुपया, ठीक है, कहने के लिए एक 2 व्हीलर भी हो गया उसके पास। तब उसके बाद जो है क्या है? उसके बाद सोशल नीड्स। हम लोग भी इसी से गुजरे हैं। अगर आप देखें हम लोग भी इसी नीड्स से, कई लोग आप में से अभी सेफ्टी नीड्स के स्टेज में हो, है ना। सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में क्या है कि सेफ्टी नीड्स भी हो गई मतलब भर की। तो थर्ड स्टेज नीड्स की क्या आ गई हियरार्की में? सोशल नीड्स। क्या है? कार भी हो जाना चाहिए, मकान थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, एक्सटेंशन, रिपेयरिंग, सेकंड स्टोरी होना चाहिए। जो सोशल होने के लिए उसको चाहिए, जिससे उसको समझता है कि हाँ हम जो है, तो वो जो है उसको धीरे धीरे ये सारी नीड्स होने के बाद अब वो सोसाइटी में अपनी पहचान भी बनाना चाहता है, ठीक है। उसकी ये नीड पूरी हो गई, ये भी हो गई। नाउ ही वांट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी में अपनी पहचान भी बनाना चाहता है। तो कार लेगा, मकान और बढ़िया बनवाएगा, ठीक है, घर में टेलीविज़न बढ़िया किस्म का, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अच्छा सोफ़ा, बढ़िया कंप्यूटर, LED टेलीविज़न। सो दीज आर दी सोशल नीड्स, जिससे आजकल लोगों को लगता है कि इससे हमें लोग पहचानेंगे, हमारी कुछ थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी। हालांकि फॉल्स नरेशन है, लेकिन फिर भी अब आजकल लोगों का यही है। तो सोशल नीड्स में कार है, कंज्यूमर है, एक्सटेंशन ऑफ हाउस है, ठीक है, या रिनोवेशन ऑफ हाउस है, और अच्छा बना, दूसरी मंजिल बनवाना चाहते हैं। ये आपको देखना है कि कौन सा व्यक्ति किस हियरार्की में है, अकॉर्डिंगली हमको उसको प्रोडक्ट ऑफर करना है, ठीक है। तो मतलब ये तो बहुत पुराना है मैस्लो, लेकिन बैंक इसको, इस थ्योरी को कैसे अपने बिजनेस पॉइंट, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। देन एस्टीम, सोशल स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये सब यहाँ पर एस्टीम नीड्स। ये भी नीड पूरी हो गई, सोशल नीड भी उसकी पूरी हो गई है, ठीक है, ये भी उसकी नीड्स पूरी हो गई हैं, सोशल नीड्स भी पूरी हो गई। अब और अगली स्टेज पर आ गया है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या हुआ? सोशल स्टेटस। मेरे नाम से कोई स्कूल खुल जाए, कोई हॉस्पिटल खुल जाए, ओके, कोई स्कूल खुल जाए, कोई फैक्ट्री खुल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि मेरे ना रहने के बाद ही मेरा नाम चलता रहे। अभी इस स्टेज पर वो आ गया। तो जो एस्टीम नीड्स वाली कैटेगरी के लोग हैं, उनके नीड्स इस तरह के होंगे कि अब वो चाहते हैं कि उनकी पहचान हमेशा के लिए बनी रहे, चाहे ज़िंदगी रहे या ना रहे। स्कूल, हॉस्पिटल और भी वो सारी फैक्ट्री खोल देंगे, है ना, या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। तो बैंकर को ये देखना है कि इस स्टेज में एस्टीम नीड्स में कौन से कस्टमर हैं और उन्हें क्या प्रोडक्ट हम
ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, वो स्कूल खोलना चाहते हैं, स्कूल के लिए फाइनेंस कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए। आपने देखा होगा कई लोग जो है वो घर में अपने फादर के नाम से या इंजीनियरिंग कॉलेज और इस तरह के कॉलेजेस में खोल देते हैं, या एनजीओज बना लेते हैं। एनजीओज के बिजनेस को हम लोग टैप करने की कोशिश करें। तो ये सारा एक्सट्रीम नीड्स की कैटेगरी वाले लोग ये सब काम करते हैं। यहाँ तक तो वो अपने में ही जूझता रहता है। यहाँ से जब अपने से वो फ्री हो जाता है तब वो आगे की सोचता है, ऐसा काम करें कि जो है मेरा नाम भी रहे और आगे हमारे फ्यूचर जो है, जो संतान है वो भी आराम से जिंदगी बिताएं। लास्ट इज दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर बैंक का कोई रोल। इस स्टेज पर आकर के आदमी को लगता है कि सब बेकार है, वो एकदम जो है वो क्या हो जाता है, संन्यास में चला जाता है। उसको लगता है ये सब तो सब मिट्टी है, ये सब क्या है, पैसा मकान सब छोड़ के जाना है तो कहीं संत हो जाएगा, किसी मठ में चला जाएगा, जोगी हो जाएगा, है ना, फकीर बन जाएगा। तो उसका जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज, अब वो अपने को पहचानने की कोशिश करता है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं आया क्यों यहाँ पर। ठीक है ना, और तो वो जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब उसको ये लग जाता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, अब ज़िंदगी में कुछ करने के लिए शेष नहीं है, तो ऊपर वाले की ही याद, उसमें शरण में जाओ। दैट स्टेज बिकम द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है करने के लिए, लेकिन ये लोग जो है ये काफ़ी हाई स्टेटस में पहुँच जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाते हैं। इनसे हमें अलग प्रकार के जो है वो शिक्षा मिलने लगती है। ठीक है, तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड बैंक मार्केटिंग स्ट्रेटजी दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे ये मैंने आपको बताया। बेसिक नीड वाले को छोटे छोटे रोजगार दीजिए, सेफ्टी नीड वाले को उसके ऊपर उसके डिपॉजिट्स के लिए स्कीम्स दीजिए, मकान के लिए लोन दीजिए, ऑटो लोन दीजिए। सोशल नीड उसकी जैसे बढ़ी उसको मकान में एक्सटेंशन के लिए लोन दीजिए, है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए दीजिए, वही उसकी ज़रूरतें हैं, कार के लिए लोन दीजिए, कोई दुकान है उसके एक्सटेंशन के लिए और उसमें और एक्सपेंशन के लिए चाहता है उसके लिए लोन दीजिए। एक्सट्रीम नीड्स में सोशल स्टेटस, बड़ा काम करना चाहता है, बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता है, हॉस्पिटल खोलना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, नॉट ओनली फॉर बिजनेस, लेकिन अपने एक्सट्रीम नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को बनाने के लिए उसको अकॉर्डिंगली हम जो है उसको मदद करेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इस स्टेज में आप देखें क्या कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कोई करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आदमी ही अपने को विड्रा कर लेता है चीज़। तो ये था हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग और साइकोलॉजिकली जो है ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है मैस्लो की, काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, ये हम लोगों को जानना भी चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरी कई थ्योरीज हैं। फैमिली लाइफ साइकिल, नोट करते जाओ तो इससे बड़ा आसानी रहेगी हम लोगों को इम्तहान में कोई चीज़ अटेम्प्ट करने में। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको केवल वही बताऊँ। फैमिली लाइफ साइकिल में कई बार वो पूछते हैं कि इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज में क्या है। इसमें देखिए लाइफ साइकिल में कई स्टेजेस हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट बताए हैं। तो इसमें फर्स्ट है जो है वो क्या कहते हैं, यंग बैचलर। जब आदमी जो है यंग होता है, उसकी शादी नहीं होती है, मैरिड नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो उसकी इनकम का लेवल जो भी कमाता है दैट इज़ स्लाइटली हाई, और बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी भी नहीं है उसके ऊपर, फैमिली लाइबिलिटी भी नहीं है ना। तो उस समय क्या है, दैट स्टेज इज यंग बैचलर। और वहाँ पर उसकी नीड्स होती है क्रेडिट कार्ड चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, है ना, इस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यंग बैचलर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमको आइडेंटिफाई करनी है।
दूसरा हो जाता है हाफ नेस्ट। नेक्स्ट स्टेज इज लाइफ साइकिल में हाफ नेस्ट। हाफ नेस्ट का मतलब क्या हुआ? मैरिज हो गई, छोटे बच्चे भी हो गए हैं, एक फैमिली उसकी अपनी हो गई है। नाउ ही नीड्स हाउस, नाउ ही नीड्स कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ही नीड्स कोई और भी एक्टिविटी करना चाहता है, शॉप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, सर्विसेज में है तो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। बच्चे जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो बिजनेस की या उसके ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। यहाँ पर हमको अपना बिजनेस मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की। इस स्टेज पर जो उसकी ज़रूरत है उसके लिए हम उसकी मार्केटिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं। थर्ड इज द फुल नेस्ट। फुल नेस्ट वो स्टेज होती है जब बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देन इट बिकम्स द फुल नेस्ट। तो जब बच्चे बड़े हो गए तब फिर क्या रिक्वायरमेंट हुई? एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, एजुकेशन भी कर लिया उन्होंने, अब नौकरी चाकरी करना है तो उनके सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, उनके लिए मकान चाहिए। जिस शहर में है वहाँ मकान चाहिए, है यहाँ पे लखनऊ के बच्चा बंगलौर में है वहाँ मकान चाहिए। ठीक है ना, तो उनको भी कार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब फुल नेस्ट की स्टेज में है तो उनके जो बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए हम अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई हम इनकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन हम देंगे, हम इनको लोन देंगे, एजुकेशन लोन। मेडिकल में पढ़ा रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, देंगे। ओके, कार लोन चाहिए, सेटल, जो भी बच्चे जो सेटल्ड हो गए हैं उनको जो भी चाहिए वो हम देंगे। हम का मतलब बैंक देंगे। तो ये रिक्वायरमेंट फुल लिस्ट में उसकी अपनी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसके डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। वहाँ पर हमें अपनी मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स। लास्ट इज द एम्प्टी नेस्ट। EMPTY। एम्प्टी नेस्ट का मतलब है कि सारे छोड़ के चले गए, अब मियाँ बीवी अकेले रह गए हैं। ठीक है ना, एक स्टेज ये भी आती है, हम लोगों का घर खाली हो गया। नाउ दिस हैज़ बिकम एम्प्टी नेस्ट। ठीक है, पेरेंट्स जो है वो बाद में अकेले पड़ जाते हैं। तो ये जो है एम्प्टी नेस्ट वाली स्टेज। ठीक है, एम्प्टी नेस्ट में क्या है? सोशल सिक्योरिटी चाहिए, 2-4 लोग बैठे हैं, बात करें, है ना, इस तरह का चीज़। यहाँ पर जो है बैंक को इसको क्या है मार्केटिंग का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपनी दे सकता है। इंश्योरेंस में भी तो हम लोग डील करते हैं, अपनी नहीं है लेकिन ऐसे ब्रोकरेज ले करके करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड है कि भाई, या फर्दर सेविंग्स हैं, या हेल्थ स्कीम्स हैं। तो इस चीज़ों के लिए हम लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ों के लिए बैंक यहाँ मार्केटिंग कर सकता है। या कई ऐसे डिपॉजिट्स हैं जहाँ पर एज ए पेंशन उसको पैसा मिलता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए हम यहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। तो लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर व्यक्ति है, चाहे वो बैचलरहुड में हो, हाफ नेस्ट हो, फुल, इवन एम्प्टी नेस्ट में भी बैंक जो है हर जगह बैंक इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है। हमें केवल ये देखना है कि जिस कंज्यूमर से हम बिहेव कर रहे हैं उस हिरार्की में किस स्टेज पर है, या लाइफ साइकिल में वो किस स्टेज पर है, उसके मुताबिक उसको हम जो है प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सो दिस इज दी बैंक मार्केटिंग एज पर दी फैमिली लाइफ साइकिल ऑफ दी कस्टमर। ठीक है, तो दोनों नीड्स के मुताबिक हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। अब हम लोग आते हैं CRM। CRM क्या है, इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। जो आप डील करते हैं ना उस पर खूब सवाल आते हैं। CRM से आप क्या क्या एडवांटेज CRM के हैं,
CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट चाहे तो नोट कर लो कि इसमें कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर की पूरी बैकग्राउंड और वो सब, एक डाटा वेयर हाउस बनता है इसका, उसका कंटैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ होती है, ताकि हम इससे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना करके रखें। तो कस्टमर रिलेशनशिप इज़ द मेन फोकस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM तो बैंक में हम लोग करते भी हैं, तो उसमें क्या मेन फोकस है CRM का? कस्टमर रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप होगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी बैंकिंग हमारे साथ ही करेगी, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है। ओके, वॉइस नहीं आ रही है, बताइए अमित। आ रही है, सही है सर, आ रही है। तो हमें मेहरा जफर, तुम बताओ यार, बहुत लेट आए हो। कोई बात नहीं, बहुत लेट आ गए यार। सर आ रही है आवाज? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करने की, देखो आज जो है शायद हो जाए। तो कहाँ गए मेहरा जी? आप वो मोबाइल जो है वो बच्चे कर लो या मैडम कर लो, मोबाइल देखो कहीं प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्किंग में। माना कि आप तो लखनऊ में ही हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो कस्टमर रिलेशनशिप इज़ द, मैं नोट भी कर देता हूँ। चलिए, तो आप लोगों की ये भी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आज हमको 9:40 तक 10:40 तक हम लोग ख़त्म कर देंगे, ताकि ये रोज़ 11 बजने का चक्कर ना रहे। तो खास चीज़ें ही हम लोग इसमें देखेंगे। CRM, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? दिस इज ए वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस। एक डाटा क्रिएट करती है बैंक अपने कस्टमर्स के बारे में। फर्स्ट इज द पर्पस, कस्टमर रिलेशनशिप। ओके, customer relationship focus, this is the first requirement. Second is the product benefit oriented। CRM जो है वो हमेशा हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके जो अच्छी बातें हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके जो अच्छी बातें हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसको हाईलाइट करता है ना, कि हमारा इस स्कीम में ये है, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। तो दे ऑलवेज काउंट द बेनिफिट्स। जो बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे वो कस्टमर्स को अवेयर कराते हैं। दिस इज द अनदर पर्पस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड इज द एम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस पर भी एम्फेसिस होता है। ठीक है, कि भाई हम आपकी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ये भी पूरी कर सकते हैं। जितने दुनिया भर के प्रोडक्ट है वो ऑफर करते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं, SMS के माध्यम से बताते हैं। कस्टमर की पूरी डिटेल बैंक के पास होती है CRM में, तो दैट इज टेकन, उसका एडवांटेज हम लेते हैं। हम कस्टमर सर्विस के ऊपर एम्फेसिस भी करते हैं। ठीक है, जो भी आपके BCSBI या बैंकिंग कोड्स हैं, कोड ऑफ कमिटमेंट है, उससे उनको अवगत कराते हैं कि आपका जो है वो चेक कितने दिन में कलेक्ट हो जाएगा। ATM में अगर पैसा नहीं, गलत विड्रॉल हो गया तो ऐसे उसको सेटल करेंगे, आपको हम कंपनसेशन देंगे। ऑल दिस थिंग्स दे आर told to customers through CRM, and then high quality concern।
हम अपनी कैसे क्वालिटीज़ इम्प्रूव करेंगे, इसके बारे में भी इस पर ध्यान दिया जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दिस इज़ अबाउट द कस्टमर को कैसे, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है डिफरेंट फील्ड्स में, और उस एक्सपेक्टेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करें और हम उसके मुताबिक कैसे अपने प्रोडक्ट डेवलप करें, ये भी एक पर्पस CRM का होता है। नाउ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ गए हमारे मेहरा जी, आवाज़ जा रही है? सर अब आ रही है। हाँ ठीक है, एक मोबाइल और रखो पास में। जी सर। हाँ, जब यहाँ पर ब्लॉक हो तो शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कल का मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट था, ये भी आज के दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, और आगे अब जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये प्योर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, बेसिक मार्केटिंग के। प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, और वो कैसे होती है इसको एक ग्राफ के तरीके से देखते हैं। दिस इज सेल्स, ओके। कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना, सर्विस भी हम लोग एज ए बैंकर सर्विस सेल करते हैं। कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स किस प्रोडक्ट में, हमारे सेविंग के कितने कस्टमर्स हैं, FD के कितने हैं, यही तो हमारा जो है वही सेल्स है ना। नाउ दिस इज द टाइम, ओके। और ये जो है बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स कर्व, इसको बोलते हैं सेल्स कर्व। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। हर प्रोडक्ट को इस लाइफ साइकिल से गुजरना होता है। देखिए कौन सी स्टेज है, दिस इज ग्रोथ स्टेज, सॉरी इंट्रोडक्टरी स्टेज, दिस इज इंट्रोडक्टरी, दिस इज ग्रोथ, दिस इज मैच्योरिटी, ये 4 स्टेज से प्रोडक्ट गुजरता है, ठीक है। चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, कोई भी प्रोडक्ट होगा वो 4 स्टेज से गुजरता है। ये इसलिए अगर ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी में शुरुआत होगी, ग्रोथ में एकदम शूट करेगा, मैच्योरिटी में बीच की स्टेज में रहेगा, डिक्लाइन में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये एक क्रम है प्रोडक्ट का। जैसे लाइफ का क्रम है कि लाइफ में पहले बचपन आएगा जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड, उसके बाद आएगा एडल्टहुड, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो यूथ की स्टेज आएगी, जवानी की स्टेज आती है, फिर एक प्रौढ़ अवस्था आती है, और उसके बाद से फिर वृद्धावस्था, है ना। वृद्धावस्था मीन्स ओल्ड एज। तो ये 4 स्टेज से लाइफ भी गुजरती है, इसी प्रकार से प्रोडक्ट भी गुजरता है। अब इसमें जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये ग्राफ बना लो कि इस 4 स्टेज से हमारी जो है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल गुजरती है। अब हम लोग इसमें स्टेजेज आपने नोट कर लिया। अब हम लोग इसमें कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं कि स्ट्रेटजी अलग अलग स्टेज में बैंक की क्या होनी चाहिए। देखते हैं। फर्स्ट स्टेज वास्ते इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन।
4 स्टेज थे, और 4 स्टेज में प्रॉफिट एंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रॉफिट जो इंट्रोडक्टरी स्टेज में हमेशा मार्जिनल होता है, ठीक है, शुरुआत में हमेशा प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, और लॉस, ये स्टेज होती है। यहाँ पर पहले से ही पैसा कमाना शुरू कर देगा, ऐसा कभी नहीं, किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में नहीं होता। पहले लॉस में रहेगा, फिर ब्रेक इवन पर आएगा। अब यहाँ पर क्या जरूरी है, यहाँ पर जरूरी है टू डेवलप द मार्केट। हमको मालूम है कि हमको फायदा नहीं होगा, नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी सारी कोशिश क्या होगी, मार्केट को डेवलप करनी। मार्केट डेवलपमेंट करने का मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का प्रयास होना चाहिए, मार्केट में ऑफर करने का प्रयास होना चाहिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो डेवलप हो सके। इंट्रोडक्टरी स्टेज में सारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पॉपुलराइज करें। इसीलिए आपने देखा होगा कोई क्रेडिट कार्ड लाता है, पहले बहुत उसको उसका एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है ना। आप कोई कार लोन लेकर के आ रहे हैं, कोई नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग, इवन कोई ब्रांच जब खुलती है तो ब्रांच मैनेजर 1-2 महीना पहले ही पहुंच जाता है वहाँ पर, जब कोई नई ब्रांच खुलनी होती है, और वो लोगों से सब अपने एरिया में डॉक्टर और बड़े बड़े जितने वकील या बड़े फार्मर्स, बीडीओ, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, सबसे वो पहले से ही कंटैक्ट करना शुरू करता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होती है, ही इज डेवलपिंग द मार्केट फॉर द बैंक। मार्केट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इंट्रोडक्टरी स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या होता है, रैपिड राइज। प्रॉफिट जो है उसमें तेजी से, जब आप ग्रोथ की इस स्टेज पर अगर प्रोडक्ट एकदम से वो क्विक मॉर्टेलिटी नहीं हुई, इस स्टेज को क्रॉस कर लिया, तो फिर ग्रोथ स्टेज में आता है, जो आपने अभी कर्व देखा था, राइजिंग कर्व, रैपिड राइज। यहाँ पर क्या है, डीप पेनिट्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने प्रोडक्ट पे, यहाँ तो हमने डेवलप कर लिया, लोगों को पता चल गया कि बैंक खुल रहा है, लोन भी देगा, ये लोन देगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकाउंट खुले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें बैंक से। ग्रोथ स्टेज में हमारी ये, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हम जितना डीप होगा मार्केट में पेनिट्रेशन, जितने लोगों का अकाउंट खोल सकते हैं, या जितने लोगों का हम जो है बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डीप पेनिट्रेशन। वंस यू हैव डेवलप्ड द मार्केट, नाउ सेल योर प्रोडक्ट टू द डिफरेंट पीपल, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ पीपल, उसको अपने प्रोडक्ट सेल करिए, ताकि जो है हमारी ग्रोथ तेजी से हो। तो ये ग्रोथ स्टेज में डीप पेनिट्रेशन इन मार्केट, दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। मैच्योरिटी की स्टेज में मार्जिन जो है वो फॉल्स, मार्जिन गिरने लगता है। मैच्योरिटी की स्टेज में भी वैसे ही प्रॉफिट होगा ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटर्स फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगते हैं, मार्जिन जो है वो उतना नहीं मिलता है, मार्जिन धीरे धीरे घटने लगता है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेंटेन मार्केट शेयर। अब मैच्योरिटी की स्टेज में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बने रहें, छोड़ के जाएंगे। और नए वाले हो सकता है कम आए, कोई प्राइवेट बैंक खुल गया तो वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश जो हमारा मार्केट शेयर है, दैट मार्केट शेयर शुड बी मेंटेन, हमारा कस्टमर बेस जो है वो कम ना होने पाए। तो दिस इज स्ट्रेटजी। आपसे इम्तहान में अलग अलग स्टेज पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी मैचिंग वो करा सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख रहा हूँ, इसको जो है ध्यान से पढ़ लेना।
डिक्लाइन में क्या है? लो मार्जिन। अब इस स्टेज पर जो है हमारा प्रोडक्ट पुराना हो गया, नए नए प्लेयर्स आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा प्रोडक्ट मार्जिन कम होना शुरू हो गया। ठीक है, लो मार्जिन। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कट कास्ट। हम आपको कार्ड देंगे फ्री ऑफ कास्ट, 1 साल कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम अपने इंसिडेंटल ऐसे करेंगे, आपको 50 पन्ने की चेकबुक जो है फ्री में देंगे। तो जो है उसकी जो कास्ट है वो हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वी ट्राई टू रीपोजिशन द प्रोडक्ट। ठीक है, हो सकता है प्राइवेट बैंक जो है ऑटो स्विप की जो है वो फैसिलिटी दे, हम नहीं दे रहे। अब हमने भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, अब हम फिर से नए सिरे से लोग बताएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करेंगे। नहीं, अब पहले वाली बात नहीं रही, अब इसमें ये चीज़ें, ये फीचर्स और ऐड कर दिए गए हैं। तो डिक्लाइन की स्टेज में आपको एक चीज़ आपको बताएं, मार्केट में कि जो मारुति है उस कभी भी डिक्लाइन की फेज में नहीं आती, क्योंकि वो मैच्योरिटी की स्टेज में ही वो देख लेती है कि ग्रोथ कौन सा कंपनी ग्रोथ स्टेज में, ऑटो कंपनी, और वो क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, वो तुरंत वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, चाहे वो चले या ना चले। केवल मार्केट में मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए वो तुरंत, अगर कोई एसयू की शेप में गाड़ी आ रही है वो भी एक ले आएंगे, छोटी कार आई तो छोटी ले आएंगे, मिडिल सेगमेंट की है तो वो ले आएंगे। टाटा ये वैगन आर जो है और बड़े साइज़ की आ गई है, तो उसमें भी लगातार जो मार्केट शेयर अपना बना करके रखते हैं। दे नेवर कम टू डिक्लाइन, वो अपने प्रोडक्ट को तुरंत रिपोजिशन कर लेते हैं। ठीक है ना, जो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज, इसलिए उनका डिक्लाइन का फेज मारुति का अभी तक नहीं आया। बाकी आपने देखा एम्बेसडर बंद हो गई, फिएट बंद हो गई, बहुत सारियाँ गाड़ी, बहुत सारी कंपनियां आई और बंद हो गई, बट मारुति इज स्टिल देयर, अपना पोजीशन उसने मार्केट शेयर को मेंटेन किया हो जाए कि मैच्योरिटी की स्टेज में है, डिक्लाइनिंग स्टेज में नहीं जा रहा है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट, सेकंड इज द कस्टमर टारगेट। इंट्रोडक्टरी स्टेज में टैप नॉन यूजर्स, जिनका अकाउंट नहीं हो उनको पकड़े, है ना, जो अच्छे अच्छे कॉलेज में बच्चे हैं उनको पकड़ के एजुकेशन लोन दें, है ना। इस तरह के जो है उनको, जो बिजनेसमैन हैं जो अभी कहीं से डील नहीं कर रहे हैं उनको खोजें। तो नॉन यूजर्स जो अभी प्रोडक्ट के हैं उनको हम जो है पहले टैप करें, उनको पकड़ें। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नॉन यूजर्स को करने के बाद टैप डिफरेंट कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। डिफरेंट सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर्स कितने हमारे पास हैं जो हमसे डील कर रहे हैं, ये देखें। कितने हमारे जो है वो बिजनेसमैन हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो कितना हमारे साथ डील कर रहे हैं। इस हमारे लोकेलिटी में, एरिया में कितने स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं और वो हमारे साथ कितने डील कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेगमेंट जो कस्टमर्स का है वहाँ पर हमको घुसने की अब ज़रूरत है ग्रोथ स्टेज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ जा कर के उनके डिपॉजिट्स को, उनके बिजनेस को टैप करें। तो ये जो है ग्रोथ स्टेज में, यहाँ तो नॉन यूजर्स को टैप कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स के पोटेंशियल कस्टमर्स को टैप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? शेड्स सेगमेंट्स। मैच्योरिटी की स्टेज में जो लोग हमसे अब फेडअप हो गए हैं, डील नहीं कर रहे हैं या जिनसे हमको बिजनेस नहीं मिल रहा, उनको छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट तलाशना चाहिए। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पहले आपके पास बहुत पैसा रखता था, अब उसने किसी और बैंक का साथ कर लिया, किसी भी कारण से क्या हो, उनके डिपार्टमेंटल हेड्स को कोई बैंकर ओवरलाइज भी कर सकता है, बहुत सारे फील्ड में कारण होते हैं।
तो फिर हमें उनको छोड़ करके फिर उसका सब्स्टिट्यूट तलाशना है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैच्योरिटी में जिस सेगमेंट के कारण हमें जो है डाउनफॉल होने के चांसेस हैं उनको तुरंत हमको त्याग देना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई फॉर दी सब्स्टिट्यूट्स। ये नहीं कि उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे पास सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट नहीं हो जाता। वी शुड लुक फॉर दी सब्स्टिट्यूट्स। और यहाँ पर क्या है, एक्सप्लोर न्यू मार्केट। पहले प्रोडक्ट को रिपोजिशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट जब डिक्लाइनिंग की स्टेज में, और उसके बाद उसके यूजर्स को फिर नए सिरे से तलाश करना शुरू कर देते हैं। फिर हम इस स्टेज पर आ जाएंगे, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर, और उस प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टेज आएगी और धीरे धीरे और आगे फिर रिवाइव कर जाएगा। थर्ड इज दी कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन में है कि फ्यू कंपटीशन। इंट्रोडक्टरी स्टेज में कोई खास कंपटीशन तो होता नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिव कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन इंटेंस है। ग्रोथ स्टेज में जैसे आप पहुँचोगे बहुत सारे लोग लगेगा अरे ये तो बड़ा यार इस काम में बहुत पैसा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसमें। ग्रोथ स्टेज में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो आपका कंपटीशन यहाँ इंटेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेनी, यहाँ भी मेनी है, यहाँ पर लेस। डिक्लाइनिंग की स्टेज में तो आप खुद ही डिक्लाइन कर रहे हो, तो कंपटीशन कहाँ रहे, लोग आपको खुद ही छोड़ के जाना शुरू कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो रह नहीं गया, लेस कंपटीशन है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को रिपोजिशन करोगे, नया मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, तो फिर नए सिरे से कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। लास्ट इज दी डिफरेंशियल एडवांटेज। डिफरेंशियल एडवांटेज में क्या है, गिव सुपीरियर परफॉर्मेंस। न्यू बेनिफिट्स। इस पोजीशन में ऐसा नहीं, इंट्रोडक्टरी स्टेज में एक अलग किस्म का एडवांटेज है। क्या है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया कस्टमर सर्विस देंगे, उसको पूरा ऑनर देंगे। ठीक है, उसको उसका विश्वास पहले हम लोग अर्न करते हैं। न्यू बेनिफिट्स, प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरा अंडरस्टैंड कराएंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल एडवांटेज है, नया कस्टमर है, नया बैंक है, एक दूसरे के वीकनेसेस से परिचित नहीं है, तो हमें अपने अच्छाई, अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने सर्विस के बारे में अच्छा से अच्छा मैसेज देने की ज़रूरत है इस स्टेज में। यहाँ पर क्या है कि क्रिएट अ ब्रांड। इस स्टेज में जब ग्रोथ की स्टेज में आ गए तो ब्रांडिंग हो जाए, ताकि लोग ब्रांड से हमको पहचानने लगें, हमारे वैल्यूज़ को ब्रांड से इंटरप्रेट करें। ब्रांडिंग इट बिकम्स नेसेसरी एट दिस स्टेज। ठीक है, सो क्रिएट ए ब्रांड। लोग कहें कि भाई ये प्रथमा बैंक है, ये इस एरिया का बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, अच्छा बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, सभी लोग जानते हैं। तो ये क्रिएट ए ब्रांड क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर यूनिक सर्विस, एंड रीजनेबल प्राइस, क्योंकि मार्जिन गिरने लगता है तो प्राइस को भी रीजनेबल करना है, चार्जेस को भी रीजनेबल करना है, और यूनिक सर्विस, मार्केट शेयर को बना करके रखने के लिए सर्विस जो है वो पुराने डरने वाली नहीं होनी चाहिए, सब यूनिकनेस शुड बी देयर। और यहाँ होगा यूज बिजनेस एक्सपीरियंस। यूज बिजनेस एक्सपीरियंस, जो हम अनुभव है उसका लाभ उठाना शुरू करते हैं। ये हमारा डिफरेंस है। बेशक प्रोडक्ट पुराना हो गया है, डिक्लाइनिंग स्टेज में है, लेकिन हम अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें सुधार ला, एक्सपीरियंस बहुत हो गया इतने दिन में, तो हम उसको कैसे रिपोजिशन करें,
कैसे रिवाइव करें अपने प्रोडक्ट को, उस एक्सपीरियंस का हमको एडवांटेज मिलने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसके आगे कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको बाद में आपसे डिस्कस कर लूँगा। इसके बाद कुछ खास रह नहीं जाता है, ठीक है ना। तो एक दो चीज़ें हैं 5 मिनट का, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। अच्छा, कल को अगर सस्पेंड कर दें कल की क्लास जो है, और 4 तारीख को 10 से 12 कर दें, तो इसमें कितने लोगों को इनकन्वीनियंस है ये बता दें। अगर सभी एग्री कल तो ट्रैवल करेंगे सर। हाँ ठीक है, वो तो आपकी बात समझ गए, इसीलिए तो ये चर्चा में लाए हैं। कितने लोग जो है 4 तारीख को क्लास अटेंड करने की पोजीशन में सवेरे नहीं रहेंगे, वो बता दें पहले, ठीक है। कोई फ्रैंकली बताना है कोई, क्योंकि हम लोग एकेडमी चला रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए पहले टॉप प्रायोरिटी पर है। हम दोनों दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 4th को मॉर्निंग में अटेंड करने की पोजीशन में नहीं हैं, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारी यही है। एक आध और हैं, 10 लोग हैं, 1-2 लोग नहीं हैं, तो चलिए उनसे बाद में बात कर लेंगे। तो 4th को कोई ऐसा है जो अगर हम 10 to 12 क्लास रखें तो उसको इनकन्वीनियंस होगा दिवाली के दिन। कल की छुट्टी कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कल ट्रैवल करेंगे जो अपने परिवार से अलग हैं। मॉर्निंग में सर? नहीं, 3 को तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होगा, ऑफिस भी है, लेकिन कुछ लोग शाम को जर्नी करेंगे, अपने घर जाएंगे, तो शाम को पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग अगर दिवाली के दिन 10 से 12 दिन में रख लें तो कोई इनकन्वीनियंस है किसी को, ये हम पूछ रहे हैं। हाँ सर, कल ट्रेन 6 बजे की ट्रेन है कल। नहीं तो रास्ते में कितनी हो सकती कनेक्टिविटी की? हाँ, रास्ते में आप लोग जर्नी करोगे ना, कल 3 सर कल जाना है। कल जाना है, जी यस सर। तो फिर 4 तारीख को रख लें 10 से 12। बोलो अमित बताओ, 4 को 10 से 12 पोजीशन में रहोगे? देखो 2-3 हैं, रहोगे? यस सर। हाँ तब ठीक है। और हमारी जो हमारी लेडीज़ कलीग्स हैं, इन लोगों को इनकन्वीनियंट तो नहीं है? फ्रेंकली बताइए, अगर इनकन्वीनियंट ना हो तो हम लोग उसी हिसाब से काम करें, हैं? सर कल की क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट हो सकती है क्या? कल की ना, कल की मॉर्निंग में कितने बजे करोगे बताओ? ऑफिस जाना रहता है लोगों को, रूरल ब्रांच में कैसे करेंगे? नहीं सर, कल नहीं हो सकता, हमारे हुआ तो नहीं हो सकता। अभी 2 लोग नहीं है इसमें, मैडम वो नहीं है, वर्मा और कामनी मैडम नहीं है, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो 8 लोग हैं, इसमें किसी को अगर 4 तारीख में, तो 8 लोगों का तो हम 2 लोगों से और बात कर लेंगे। अगर किसी को भी इनकन्वीनियंट होगा 4th को, तो मैं कल शाम को उसके लिए क्लास अरेंज कर दूंगा, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। आई एम अवेलेबल ऑन बोथ द डेज। दिवाली के दिन शाम को हम लोग जो है नहीं कुछ करेंगे एक्टिविटी, लेकिन दिन में सवेरे कर सकते हैं। तो आप अभी फ्री हैं? अभी हम एक डिसीजन ये लेते हैं कि हम 4 तारीख को 10 से 12 के बीच में क्लास रखेंगे दिन में, ठीक है। अब उसमें जो है तो फिर अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आप मार्केट में भी नहीं जाने की पोजीशन में रहेंगे। मार्केट जाएंगे भी तो 11-12 बजे के बाद ही जाते हैं हम लोग, और 10 बजे तक आप अपने घर भी पहुंच जाएंगे, रेस्ट भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो यू कैन अटेंड द क्लास बिटवीन 10 to 12। तो कल हम लोग जो है 3 तारीख को क्लास को ब्रेक करके उस क्लास को 4 तारीख को मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में एक ही दिन क्लास चलेगी, 4 तारीख की मॉर्निंग में, 3 तारीख को कोई क्लास नहीं होगी, 4 तारीख की शाम को कोई क्लास नहीं होगी। आई यू एग्री? क्योंकि एक दिन तो हमने पहले भी प्रोविज़न रखा था दिवाली के दिन, वो 3 तारीख को हो जाएगा।
4 की सुबह जो है 10 से 12 क्लास होगी, 5 को फिर से रिज्यूम करेंगे शाम को। वो आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग क्लासेस को बहुत एक्सटेंड नहीं कर सकते। करेंगे तो सब्जेक्ट छूट जाएंगे और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आई वांट कि एवरी टॉपिक शुड बी कवर्ड, आपका एक्सपोजर सब टॉपिक्स में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी 2 कामनी मैडम नहीं है और वर्मा मैडम नहीं, मैं उन दोनों लोगों से बात कर लूँगा। और यहाँ पर अनामिका है, अगर अनामिका कोई एतराज़ है, इफ़ शी फील्स इनकन्वीनियंस तो शी कैन टेल, कोई ऐसी बात नहीं है, तो बता सकती हैं कि, या हमको व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हम 4 तारीख को हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। किसी को भी नहीं होगा तो वी विल अरेंज ऑन 3rd, ये आप निश्चिंत मान कर चलिए कि हम जो है 3rd और 4th दोनों दिन चला सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी यही डिसीजन है, 4 तारीख को 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है? ओके ओके सर। हैं जफर, डू यू एग्री? 4 से 12? हाँ बस ठीक है। मेहरा जी? 10 से 12 सर। हाँ 10 से 12, अरे 4 तारीख को। जी सर, जी सर। चलिए गुड। और बाकी जो है 2 हमारे मेंबर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनको भी कहूँगा कि अनामिका इज़ आल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ये हम मान के चलते हैं कि इसको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। सो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, और परसों मिलेंगे। गुड नाइट सर। अगर ठीक है, गुड नाइट, नमस्कार नमस्कार।